नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। बुलेटिन की शुरुआत अब तक की अहम और खास खबरों के साथ और 24 की खबर में बात करेंगे सियासत की उन तमाम सुर्खियों की जो इस वक्त चर्चाओं में है। 24 पर सबकी नजर है और 24 को लेकर तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2024 के चुनाव को लेकर बयान दिया और कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही खास है क्योंकि देश और दुनिया की निगाहें भारत के लोकसभा चुनाव पर टिकी हैं। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। हर चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव खास है क्योंकि देश और दुनिया की निगाहें भारत पर हैं, क्योंकि उम्मीदें भी भारत और भारत के नेतृत्व से हैं, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में अब भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया की ग्रोथ में या दुनिया के विकास आज भारत के विकास के साथ जुड़ा है, इसलिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। और जब नेता ऐसा हो जिन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए और देश के विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए हों, तो निश्चित तौर पर पिछले रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। दावे सभी के हैं। 2024 को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आने वाला वक्त बीजेपी का नहीं कांग्रेस का है। साथ में उन्होंने कहा कि 4 जनवरी 2024 को दिल्ली में पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेताओं की एक बैठक होगी और भारत न्याय यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू होगी उसके रूट को अंतिम रूप दिया जाएगा। 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में और कुछ राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं उसके बारे में उन्होंने समीक्षा की, क्या क्या तैयारी हुई है और क्या करना बाकी है, क्या जरूरी है। 4 तारीख को, जनवरी 4 को 2024 को एक बैठक होगी दिल्ली में। सारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर मौजूद होंगे और भारत न्याय यात्रा को लेकर जो 14 जनवरी से शुरू होगा राहुल जी के नेतृत्व में मणिपुर से महाराष्ट्र, 6200 किलोमीटर लंबा यात्रा। तो वहीं कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी जो भी यात्रा करेंगे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें अलग अलग राज्यों में जाकर वहां विभाजनकारी भाषा बोलने की आदत है। किरण रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम एकजुट भारत, एक श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं और यही हमारा नारा है। No, whatever yatra Rahul Gandhi will do, we are not bothered about it because he has a habit of going to different states and use the language of division. Rahul Gandhi will go to Tamil Nadu and tells that Tamil people are different. He will go to Manipur and again he will say Manipur is different from other. No, what? भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस भारत न्याय यात्रा शुरू करने वाली और कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में वार पलटवार का दौर है। बीजेपी ने कांग्रेस की यात्राओं को ढोंग बताया। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जो अन्याय के लिए जाने जाते हैं सुनाए वो आजकल न्याय का ढोंग है। राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी, उस यात्रा का परिणाम हम सब ने देखा है कि 3 राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई। छत्तीसगढ़ उनके हाथ से चला गया, राजस्थान उनके हाथ से चला गया, मध्य प्रदेश से बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे वो भी उनके हाथ से चला गया। और इस यात्रा का भी वही असर होना है क्योंकि कांग्रेस जनता से दूर जा चुकी है। मोदी विरोध के चलते ये देश का भी और देश की जनता का भी विरोध करने लगे हैं और इसलिए कांग्रेस का वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा शुरू किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधा। उन्होंने I.N.D.I.A. गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं में आपस में न्याय न मिल पाना, आपसी तालमेल की कमी होने और अधिकतर नेताओं के जेल में होने की बात कही। देखिए, कांग्रेस जब हारती है तो कांग्रेस कभी जाति जनगणना की बात करती है,
कभी क्षेत्रवाद की बात करती है। कांग्रेस कभी विकास के मुद्दे पर नहीं आती। कांग्रेस कभी देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होती। जबकि तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वहां पर जो मोदी सरकार ने काम किया उसके अभूतपूर्व उसके रिजल्ट आए हैं। एक तरफ कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी नेताओं की तरफ से वार किया जा रहा है, कांग्रेस की यात्रा को ढोंग बताया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि यात्रा नया जोश लोगों में पैदा करने वाली है। सचिन पायलट ने कहा कि इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच होना है और इसको लेकर बयानबाजी भी जारी है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ लोग अपना मन बना चुके हैं, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन एनडीए को हराएगा और हम अपनी सरकार बनाएंगे। कि केंद्र सरकार के खिलाफ जनमानस में अपना मन लोग बना चुके हैं, कांग्रेस के साथ हैं, मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश भर में हमारी इंडिया अलायंस का जो गठजोड़ है वो एनडीए को पराजित करेगा, हम लोग सरकार बनाएंगे। कि केंद्र सरकार के खिलाफ जनमानस में अपना मन लोग बना चुके हैं, कांग्रेस के साथ हैं, मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश भर में हमारी इंडिया अलायंस का जो गठजोड़ है वो एनडीए को पराजित करेगा, हम लोग सरकार बनाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि 2024 का चुनाव बहुत अहम रहने वाला है। चाहे चुनाव कोई भी हो, कोई भी लोकसभा चुनाव हो, किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव हो, वो हमेशा अहम रहता है। लेकिन 2024 को लेकर जिस तरह का माहौल देश में बना है, उसको लेकर सियासी बयानबाजी का दौर बहुत तेज हो चुका है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेता जीत का दम भर रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी का यह दावा है कि हैट्रिक लगाई जाएगी 2024 में, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इंडिया गठबंधन की बात करते हुए 2024 को जीतने की बात कही जा रही है। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने भी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि विश्व में भारत का जो नाम हो रहा है उससे सब लोग डरे हुए हैं। जी का नेतृत्व में जैसे करके देश आगे बढ़ रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, विश्व में हमारा पश्चिम भारत को जो नाम हो रहा है, उसमें सब लोग डरे हुए हैं कि आगामी 30-40 साल भारतीय जनता पार्टी रहेगा सेंट्रल में। चौबीस से पहले बिहार की राजनीति में भी कुछ बदलाव देखने को मिले। जेडीयू की बैठक के बाद बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद को स्वीकार कर लिया है। जेडीयू के अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं चल रही थी और अभी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, उसमें अगर प्रस्ताव अनुमोदित हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर। तो बिहार में जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, उससे पहले अगर बात की जाए तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी इस वक्त सियासी बयानबाजी तेज है। वहीं ललन सिंह ने जेडीयू पार्टी के अध्यक्ष से इस्तीफे की पेशकश पर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जब पार्टी और नेतृत्व का विश्वास नहीं रहे तो उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं रहता। ललन सिंह को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। जो आया है जाना तय है, जो जन्म लिया है मरना तय है, लेकिन जो जाता है वो कीर्ति करके जाता है, उसकी वृत्ति उसके जस को बढ़ाता है। लेकिन इनकी विदाई जिस तरह से हुई है, इनका जो वृत्ति था इनके कीर्ति को घटा दिया। एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी इस तरह का विदाई स्वीकार नहीं करता है। जब पार्टी का विश्वास नहीं रहे, नेतृत्व का विश्वास नहीं रहे, उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इनको पहले ही इस्तीफा कर देना चाहिए था। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, ऐसी कोई बात नीतीश कुमार के एनडीए में आने की नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं चल रही। नीतीश कुमार को लेकर यह कहा जा रहा था कि वो एनडीए में आएंगे, काफी चर्चाएं थी, तो बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष ने उन पर निशाना साधा।
नीतीश जी की पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, फर्क क्या पड़ता है? नीतीश जी बने या पहले आरसीपी जी थे, उसके पहले सरदे जौहर साहब थे, कोई नई बात नहीं है। एनडीए में आने की बात चल रही है। पड़ता है, नीतीश जी की पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, फर्क क्या पड़ता है? नीतीश जी बने या पहले आरसीपी जी थे, उसके पहले सरदे जौहर साहब थे। इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। दोनों ही तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं को लेकर भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी बात कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ अच्छे रूप से चल रही है। हम महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए हमेशा 23 सीटों पर लड़ते आए हैं। हमने पहले तय किया था कि जो जीती हुई सीटें हैं उस पर बाद में बात होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना है। शिवसेना मतलब महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम उनके राष्ट्रीय नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है, चाहे राहुल जी है, सोनिया जी है, खरगे साहब है, वेणुगोपाल जी और ये जो बड़े नेता है, जो डिसीजन मेकर है। वहीं 2024 के चुनाव से पहले अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में एसवाइएल का मुद्दा फिर से गर्मा गया है और एक बार फिर से ये अहम रहने वाला है। इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की बयानबाजी सामने आती रहती है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने एसवाइएल को लेकर कहा कि पंजाब को हरियाणा को पानी देना चाहिए। पंजाब तो बीच का रास्ता है, पानी तो हिमाचल से आता है। पंजाब नॉट ए राइपेरियन स्टेट है, पानी चलता है ऊपर से हिमालय से, पंजाब से पानी नहीं पैदा होता। जो राइपेरियन स्टेट होती है उसमें पानी का अलग से उसका हिस्सा होता है, लेकिन पंजाब में भी हिमाचल से ऊपर से पानी आ रहा है, कश्मीर से ऊपर से पानी आ रहा है। पंजाब तो एक बीच का रास्ता है, तो उस रास्ते के हिसाब से ये नहीं है भाई अगर मेरे खेत से अगर कोई गोंडी जाती हो, गोर जाती हो और मैं रोक लूँ भाई मेरे खेत से जा रही है ये तो फिर अब बाकी खेतों वाले क्या करेंगे? तो वो पंजाब राइपेरियन स्टेट नहीं है। पंजाब को तो एक रास्ता है और वो पूरे देश का एक जुड़ाव है, उसको देना चाहिए ये। एसवाइएल के मुद्दे पर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बयान दिया। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा, बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि इस मामले पर सिर्फ राजनीति हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है तो मुख्यमंत्री की बातचीत का कोई औचित्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि पानी हरियाणा को देना है, तो फिर पंजाब पानी क्यों नहीं दे रहा? अपना टाइम कार्ड नहीं बात करें, इसका तो कोई मायने नहीं है। मंत्रियों मुख्यमंत्रियों की बैठक का क्या मायने है जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, फाइनलिटी अटेन कर चुका है। अब जिम्मेवारी है क्योंकि यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एसवाईएल खोदने की जिम्मेवारी उनकी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका, अब बैठ के बात करके क्या निकालना चाहते हैं? फैसला तो फाइनल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा था कोई कोर्ट नहीं। चुनाव से पहले एसवाईएल का मुद्दा हरियाणा पंजाब में गर्मा जाता है और एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा गर्माया हुआ है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि 26 जनवरी को पंजाब की झांकी को मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता पंजाब में पीएम मोदी की झांकियां निकालते हैं, लेकिन बीजेपी पंजाब की विरासत को खत्म करना चाहती है। चले जनगण मन चो पंजाब कर देंगे, आ उसे पासे चले वाला कदम है। जे 26 जनवरी ते 15 अगस्त च पंजाब है नहीं तो फिर आजादी का दी है जी। जे इन्हों बीजेपी वाले इस वक्त मोदी दी झाकियां लैके घूम रहे हैं पंजाब च, LED बैनां लग गई हुई ने, सारे पिंडां जांदियां ने। मोदी दी झाकियां वधिया लगदियां, भगत सिंह इन्होंने चंगा नहीं लगता, लाला लाजपत राय जी चंगे नहीं लगते, उधम सिंह होरां दी झाकियां पसंद नहीं, माई भागो इन्होंने पसंद नहीं जिन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मोदी इहदे नालों ज्यादा वधिया हो गया, ये नहीं कहने पसंद सानूं। इह च कोई ये दस दो कोई असीं कोई इह च निजी कोई साडी पार्टी का चिन्ह।
2024 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा के लिहाज से कमर कस ली और इसी को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। चंडीगढ़ में भी एक बैठक हुई जिसमें आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और हरियाणा में अपनी पार्टी की मजबूती की बात की। हरियाणा के अंदर फैली हुई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, नशा किस तरीके से दूर किया जा सकता है, अच्छे स्कूल कॉलेज कैसे बनाए जा सकते हैं और उसके लिए व्यवस्था को परिवर्तन करना जरूरी है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए चर्चा हुई लोकसभा चुनाव पे, विधानसभा चुनाव पे। हरियाणा के अंदर फैली हुई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, नशा किस तरीके से दूर किया जा सकता है, अच्छे स्कूल कॉलेज कैसे बनाए जा सकते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से बीजेपी हरियाणा पर निशाना साधा और कहा कि 9 साल में हरियाणा में सरकार ने कुछ काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज सरकार से हर वर्ग परेशान है, लगातार लोगों की परेशानियां सामने आ रही हैं। 9 साल में हुआ ही है सरकार में। स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो जब भी तो ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है और हर वर्ग इससे विमुख है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे शिक्षक है, चाहे आंगनबाड़ी है, कोई भी लगाओ, चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है, कोई भी इनसे संतुष्ट है। 9 साल में हुआ ही है सरकार में। स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो जब भी तो ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है और हर वर्ग इससे विमुख है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे शिक्षक है, चाहे आंगनबाड़ी है, कोई भी लगाओ। चुनाव के दौरान काफी मुद्दे हावी रहते हैं। बिजली का मुद्दा भी हमेशा चर्चा में रहता है और इसी के आधार पर नेताओं की तरफ से जनता से वोट भी मांगी जाती है। हरियाणा के बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने दावा किया कि हरियाणा में बिजली व्यवस्था बहुत बेहतर थी। इस वक्त एटेंसी जो है वो हमारा 9.50 है। 1 डिजिट में आना बहुत बड़ा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक अचंबा है। तो बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं तो पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। कोविड में भी बड़ा अच्छा काम करा और अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिजली की मेरे ख्याल में कभी शिकायत नहीं आती। हमारे यहाँ कभी बिजली के दफ्तर नहीं घेरे जाते। बरसात हुई थी उस वक्त तो देखो हिमाचल में जो हुआ, अनएक्सपेक्टेड इतना हैवी पॉर हुआ था कि सब स्टेशन भी डूब गए थे। उन दिनों में तो कुट लगे, हमें भी थोड़ा आया, पर बाकी बहुत नॉर्मल चलता है। और मैं तो सब डिपार्टमेंट को और हमारे सीएम साहब को, स्टेट गवर्नमेंट को, सबकी इज्जत बनी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है और उस कार्यक्रम को लेकर लगातार तैयारी चल रही है। 2024 के चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा भी काफी अहम रहने वाला है और इसको लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अयोध्या के एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रहा है। ये केवल अयोध्या, उत्तर प्रदेश और देश के लिए महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण। ये हम सब लोगों की एक जिज्ञासा थी। प्रधानमंत्री जी का एक स्वयं का एक संकल्प था कि अति आधुनिक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी आवागमन की सुविधा अयोध्या में पर्याप्त मात्रा में स्थापित होनी चाहिए। वहीं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि कुछ चीजों के लिए दशकों इंतजार करना पड़ता है। राम मंदिर के लिए दशकों नहीं, शताब्दियों इंतजार करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड समय में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। कुछ चीजों के लिए दशकों इंतजार करना पड़ता है, जैसे धारा 370-35 से, लेकिन उससे भी मुक्ति दिलाई तो मोदी सरकार ने। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो मोदी सरकार ने। और राम मंदिर के लिए तो दशकों नहीं, शताब्दियों का इंतजार करना, 500 साल का इंतजार कोई छोटा नहीं। लेकिन श्रद्धा भाव था, दृढ़ संकल्प था, तो न केवल केस भी जीते, बल्कि रिकॉर्ड समय के अंदर
रामलला की जन्मभूमि पर अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद से बहुत परिवर्तन आया। जिस अयोध्या का समाधान सालों से नहीं हुआ वो पीएम मोदी के कारण हो चुका है। हवाई अड्डा, ट्रेन, सड़कों के कारण पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ आ रही है। देखिए, आप 14 के पहले की स्थिति देश में देखेंगे, देश की स्थिति क्या थी। आज 9 सालों 10 सालों आदरणीय मोदी जी के आने के बाद आमूल चूल परिवर्तन आया है देश के अंदर भी और राज्य के अंदर भी। आज कनेक्टिविटी जो देखेंगे राज्य को, चाहे रेलवे का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे सड़कों का जाल हो, या प्रधानमंत्री सड़क योजना है। एक तरफ से आप कहीं से भी निकलेंगे आपको जर्क नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश देश के अंदर और देश दुनिया के अंदर एक हमारी पहचान बनी है। आज अयोध्या की जो समस्या का समाधान सालों से नहीं हुआ, आदरणीय मोदी जी के कारण हो गया। बीजेपी की तरफ से राम मंदिर को लेकर अपनी सफलता की बात कही जा रही है और इसी कड़ी में राम मंदिर को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और तभी से उन्होंने ये प्रयास करना शुरू कर दिया। दूसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने तब इसका मार्ग प्रशस्त किया। 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, एक बड़ी बात। राष्ट्रभक्त सब लोग लंबे समय से हम सोचते थे हमने कार सेवा करी कि भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए और कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या कहते थे? रामलला हम आएंगे, कहते थे ना, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ऐसे नारे लगते थे। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसकी भव्य तैयारियां चल रही हैं और उसी के साथ बीजेपी नेताओं की तरफ से अपने संकल्प की बात कही जा रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी राम मंदिर के मुद्दे पर बयान दिया और उन्होंने इस पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये चुनाव जीतने के जुमले हो चुके हैं। हम सब भी राम भक्त हैं, लेकिन भाजपा राम के नाम पर राजनीति करती है। भाजपा राम को राजनीति से जोड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और वो लागू हो रहा है, लेकिन भाजपा हजारों करोड़ों रुपए की मार्केटिंग करके मीडिया के माध्यम से राम मंदिर को भुना रही है। भगवान राम भी इसे माफ नहीं करेंगे। ना जीतने के जुमले हो गए। हम तो सब राम के भगत हैं, हिंदुस्तान पूरा राम के भगत है। और इन्होंने क्या किया, उसको भी राम के नाम को भी इन्होंने राजनीति से जोड़ दिया चुनाव में वोट लेने के लिए। ना जीतने के जुमले हो गए। हम तो सब राम के भगत हैं, हिंदुस्तान पूरा राम के भगत है। और इन्होंने क्या किया, उसको भी राम के नाम को भी इन्होंने राजनीति से जोड़ दिया चुनाव में। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मौसम बहुत ठंडा है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन सियासत भी गरमाई हुई है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुकी है। दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी हुई और इसको लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी और कहा कि चुनाव में साफ छवि के मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे। हिमाचल की सभी 4 सीटों पर उन्होंने लोकसभा में जीत का दावा किया। लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई है और लोकसभा में किस प्रकार किन मुद्दों को लेकर जाना है और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे प्रत्याशी होंगे और जीतने की क्षमता जिन पर होगी उनके चेहरों पर सब लोगों ने चर्चा की कि मजबूत प्रत्याशी देने हैं, ईमानदार प्रत्याशी देने हैं। एक तरफ हिमाचल में कांग्रेस सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल को सफल बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर और इसको निराशाजनक बता रही है। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने 12 महीने में 12 बड़े जनविरोधी निर्णय लिए। हिमाचल प्रदेश की सरकार का 12 महीने का कार्यकाल, जहां 12 प्रमुख जन विरोधी निर्णय लेने के लिए जाना जाएगा, वहीं 12,000 करोड़ का कर्ज लेने के लिए भी याद किया जाएगा। जिस तरह से
इन 12 महीनों में 1000 से अधिक संस्थान डिनोटिफाई किए गए, 6 रुपये लीटर डीजल महंगा किया गया, 10 रुपये बोरी सीमेंट की बढ़ाई गई। और 24 की खबर में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। जय हिंद।